गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क में बज़ाहिर सब अच्छा है, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 दिन से निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर रखा है। जगह जगह अपोजिशन के साथ झड़पों की खबरें भी आती रहीं, रास्ते बंद रहे, लोग सड़कों पर रुलते रहे। जब बातचीत से मामला हल न हुआ तो वज़ीर दाखिला ने कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। क्या यही इस मामले का हल है या बातचीत से भी कोई राह निकल सकती है? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे मुल्क में नई मरदमशुमारी से मुतालिक। बिलाखिर हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 18 माह में नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। आइंदा आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात इसी मरदमशुमारी के तहत होंगे। इस फैसले पर अपने तजियाकारों की आरा हम जानेंगे और आखिर में बात करेंगे PDM में रूठने मनाने के जारी सिलसिले की। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जायजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, जैगम खान साहब हमारे साथ हैं और मुबशिर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले सवाल की जानिब आते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि TLP का धरना जारी रखने का ऐलान, हुकूमत का सड़कें खोलने और कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का फैसला, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त कर रही है गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एक मजहबी जमात है और वो मजहब के नाम पे, नामूस रसालत के नाम पे वो एक एहतजाज लेके बाहर आई है, क्योंकि वो उसका जवाज नहीं है और वो नामूस रसालत का मसला भी नहीं था। लेकिन बासूरत हमारे मुल्क की एक तारीख है कि जब भी यहाँ पे मजहब के नाम पे कोई तहरीक चलती है तो वो अमूमन खैबर से लेके कराची तक उसका इफेक्ट नजर आता है। लोग सड़कों पे आते हैं और चूंकि मजहब भी इंतहा पसंदी बाज लोगों के जहन में होती है तो वो जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी तहरीक में चंद लाशें गिर जाएं तो फिर वो नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा, और ये फिर किस्सा चलता जाता है। लिहाजा ये अशद जरूरी है कि ऐसी तहरीक को डिफ्यूज किया जाए जहां मजहबी जज्बात इन्वॉल्व हों। वहां पे या बंदूक के जरिए या किसी भी ताकत के इस्तेमाल से अगर आप उसको ठीक करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। ये बड़ा जरूरी है कि इस ऊपर उनकी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए जाते, बातचीत की जाती। लेकिन इसमें एक और भी जो बड़ा पहलू है वो ये है कि हकीकत कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हुकूमत के जो हुकूमत की तरफ से जो बात हमें पता चल रही है वो ये है कि एक FIR दर्ज करवाई पीर अफजल कादरी साहब ने, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने कब्जा कर लिया है। साद रिजवी ने ये काबज हुआ अपने कब्जा गुप्त के जरिए, तमाम असासे इसने कब्जा कर लिए हैं, जबकि ना ये अल्लामा है, ना ही ये हाफिज कुरान है और ना ही ये कोई ऐसा पाकबाज आदमी है, ये नशे करता है, इस तरह के उसके ऊपर इल्जामात हैं और कुछ और भी इल्जामात हैं जिसकी बुनियाद पे FIR एक दर्ज हुई और वो कहते हैं जी इन्होंने गिरफ्तार किया। अब ये है कि इस मामले में पीर अफजल कादरी साहब को सामने आके तो अपनी FIR को ऑन करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अगर वो ना बताएं तो फिर हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए, और अगर ये वजाहत नहीं होती तो जो काम किया है साद रिजवी ने, यानी उसने लोगों को इकट्ठा किया इस नाम पे कि जनाब मेरे साथ वादा किया गया था कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाएगा, वो नहीं, और हुकूमत पहले ही ये कदम उठा रही है, प्रेम्प्ट कर रही है और हमें इस तरह, तो उसने लोग इकट्ठे कर दिए अपनी हमायत में। ये खतरनाक चीज है, इसकी वजाहत होके और फिर मुज़ाकरात के जरिए इसको धरने को खत्म कराना चाहिए। बासूरत कोई भी तहरीक हो उसको अवाम के मसाइल का ख्याल करना चाहिए। अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस से रिलेटेड है तो उसमें तो सबसे पहले सुन्नत नबवी है कि आप लोगों के रास्ते ना रोकें, सुन्नत नबवी आप हकूकुल इबाद का ख्याल रखें। तो वो यहाँ पे तादाद बेतहाशा है, लेकिन बासूरत अफ़ाम तफ़हीम से काम करना चाहिए। ठीक है जवाद साहब, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सूरत हाल आपने देखी, सड़कें बंद हैं और जैसे भी जनरल साहब ने भी फरमाया कि हमारा मजहब तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की बात करता है, हम तो दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी है ये TLP की? देखें, ये तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते की रुकावटें दूर करने का हुक्म फरमाया, ना कि रुकावटें पैदा करने का। लेकिन ये तो हम 12 रबीउल अव्वल को भी यही देख रहे होते हैं कि रस्से डाल के उन्हीं के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर हमने उन्हीं के नाम पे कुफ्र के फतवे भी दागते देखा यहाँ मजहबी जमातों को। फिर हमने ये भी देखा
कि एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं लताड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। ये सारे रवैये बहैसियत मजमूई हमारे अंदर रच बस चुके हैं। जनाब इमरान खान का रवैया भी देख लीजिए, जनाब पीर कादरी साहब का भी देख लीजिए। ये वही उन्हीं अफजल कादरी साहब का जिक्र हो रहा है ना, जो यहाँ डी चौक में माँ बहन की नंगी गालियाँ दे रहे थे, और वो अब भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, उस वक्त के वजीर आजम का नाम लेके गालियां दे रहे थे। अब ये इंटरनल तो उनका जो भी मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनसे वादा वईद कर लेते हैं, आप उनको यकीन दहानियां करा देते हैं कि आपके मुतालबात भी माने जाएंगे, आपके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी बातें हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, आपकी बातें काबीना के सामने रखेंगे, आपकी बातें बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाई जाएंगी। जब ये सारे वादे आपके हुकूमती लोग ही कर लेते हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये अनाउंस किया था कि हम जो ये इनके मुतालबात हैं ये आगे भेज रहे हैं, और इस पे इनको उम्मीद अफजा ही कोई पैगाम और बाकायदा इशारा दिया गया था। ये सारी मुबहम पॉलिसीज़ तो हुकूमत वक्त की भी चल रही हैं, और फिर ये हमने देखा है हमारी घुट्टी में ये शामिल कर दिया गया है कि जज्बाती नारा लगाओ, उसके बाद मेरे जैसा या मुबशर बुखारी जैसा बंदा दरमियान में आगे खड़ा भी अगर हो जाए कि नहीं यार खुदा दा खौफ कर लो, तो फिर हमें शहीद करने के दर पे भी लोग हो जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहैसियत मजमुई हमें कौमी सतह पे दी गई हैं। हुक्मरान देख लीजिए, वजीर दाखिला देख लीजिए, कुछ अर्सा पहले तक तो वजीर दाखिला ये फरमा रहे थे कि अफ़वाम व तनफीम से मामलात तय हो गए हैं। अब अगर आप रियासती एक्शन होगा, पुलिस के बस की काम नहीं रही, तो दीगर दस्ते आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मॉब के अंदर जहां पे लब्बैक लब्बैक रिदम में बोल के लोग आगे बढ़ रहे हों, तो उनको रोकना कोई आसान काम होगा। ठीक है मुजाहिद बरेलवी साहब, इससे पहले जब टीएलपी ने धरना दिया था, जिस तरह से नेगोशिएट किया गया, आपको नहीं लगता कि गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ और उसके बाद दोबारा ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने निजाम जिंदगी को इस तरह से मफलूज कर दिया है? लेकिन जी मुझे तो कल ज़ाती तौर पर कराची शहर में तजर्बा हुआ कि अगर कुछ लोग जानते हैं कि टावर से मैं कराची प्रेस क्लब आ रहा था जो सदर के कल्ब में है, और कराची प्रेस क्लब से मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था हसन स्क्वायर, और जहाँ जहाँ से खबरें मिल रही थी 5 घंटे तक लाखों मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रिक्शाओं में बच्चे बच्चियाँ, और 5 घंटे तक मुसलसल बैठे रहे। खुद उनको जो उनमें कुछ शुगर के मरीज़ थे, उसमें जो एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें करेंटिया थे, ये सब तो हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम लोगों को जो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला एक मोटरसाइकिल वाले के बाद पर्ची नहीं होती, वो कहाँ था? हमें बताया जाए कि सिंध पुलिस के अफसरान क्यों गायब थे? हमें बताया जाए कि रेंजर्स के लोग जो हर चौराहों पर लोगों की खड़े हुए अंधेरे में तलाशियाँ ले रहे थे, वो कहाँ थे? पूरे कराची शहर में पुलिस रेंजर कहाँ थी? यरगमाली था पूरा शहर, पूरा मुल्क था। और इससे, और मैं ये नहीं समझता कि ये कोई खुद ब खुद लोग निकल के आए हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी पुष्पनाई पर है। वरना जब इनके वालिद मोहतरम को गिरफ्तार करने लाहौर पुलिस पहुंची थी तो व्हील चेयर समेत उन्हें फेंका गया था, शोर मचाते रोला, कोई उठाने उनको नहीं आया था। और ख़ुद इन मौसूफ को जो कुछ कह रहे हैं, मुझे सिर्फ बताइए रियासत कहाँ थी? इमरान खान की गवर्नमेंट कहाँ थी? मुराद अली शाह की गवर्नमेंट कहाँ थी? पंजाब में उस्मान बुज़दार कहाँ थे? ये लोग तो अपने अपने बड़े बंगलों में मोबाइल गाड़ियों के साथ, रेंजर के साथ, सिक्योरिटी से अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आपने पूरे शहर के, कराची शहर के 50 लोगों को एक मुट्ठी भर, जो कोई बल्दिया पे धरना दिए बैठा था, कोई इधर सोराब बोर्ड पे दिया बैठा था, 200-400 लोग थे। हमने देखा है प्रेस क्लब में 200 लोग, बेचारी टीचरें जो अपने तनख्वाहें मांगने आती हैं, उन पर आंसू गैस ऐसे बरसाते हैं कि भागती भी जाती है। लेकिन आखिरी बात मैं वही कहूँगा कि ये मैं नहीं तस्लीम करता कि ये मुट्ठी भर जो लोग 100-200 लोग कराची के मुख्तलिफ चौराहों में बैठे, सड़क रोके बैठे थे, टायर जला रहे थे, इन्हें कोई छड़ी भी नहीं मार रहा था, इन्हें कोई रोक भी नहीं रहा था, ये कोई हज़ारों लाखों लोग भी इनके साथ नहीं थे। ज़रूर कोई, या तो हम इस खुद हुकूमत में एक हल्का या इस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी सरपरस्ती कर रहा है। आपको अगर याद होगा जनरल अमजद साहब, जब पहला धरना इन्होंने फैजाबाद में दिया था तो एक मौसूफ ब्रिगेडियर बाकायदा उनको ही वापसी के लिए उन्हें पैसे बांट रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये शायद गालिबन। बाद में सुना है उनकी सरजनिश हुई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। सर्विसेज के जनरल साहब पैसे बांट रहे हैं, आप क्या पैगाम दे रहे थे? वो
दूं। तो जनाब मैं नहीं मानता कि इनको, और हमें पता है कि हम लोग जो है अपने एक मुहिम जुई की खातिर इस्तेमाल करते रहे इन लश्करों और सिपाहों को और मजहबी लोगों को, और हमने उसके नुकसान बर्दाश्त किए। एक आइटम ग्रे लिस्ट में मौजूद है। तो ये एक नई फोर्स तैयार की जा रही है यहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस को खत्म करने के लिए। बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम उन्होंने टास्क दिया था ISI को कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के नतीजे में उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि इस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दस्तखत करे। जो एग्रीमेंट हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा ये मेरा काम नहीं है, लिहाजा दस्तखत करवाया गया गवर्नमेंट से। और उसके बाद ये लोग जब चले गए तो पीछे जिन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई हुई थी वो कुछ लोग रह गए, जो बाद में आए रोना धोना शुरू हुआ कि जी हमारा क्या, हम किधर जाएं, हमारे पास तो गाड़ी शाड़ी भी कोई नहीं। तो उनको 1-1 हज़ार रुपया रेंजर्स के आदमियों ने कोई उनको 10-15 हज़ार रुपया लोगों में बांटा था कि आप यहाँ से चले जाए, यहाँ पे कोई मजमा ना करें। ये हमें ठीक है पैदा करके फिर उसका ढोल पीटा जाता है, असल हकायक ये है। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब जी, आप कुछ कह रहे हैं फैजी साहब? जी, ये पहला मौका था कि साबिक वज़ीर आज़म का ये हुक्म मान लिया गया, बाकी उनकी एक नहीं चलने दी गई। अच्छा ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, जब TLP को इतना वक्त मिल गया कि वो लोगों को जमा कर सकें, दैट मीन्स कि ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसको रोका क्यों नहीं गया? सलमा एक सेकंड, हकीकत ये है कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस को कहा गया कि जनाब आप वेपन्स नहीं लेके जाएंगे। वहां पे 50,000 का मजमा और आपने 1,500 पुलिस भेजी, वो डंडे मार मार के उन लोगों को उन्होंने मार दिया। वहां पे 2 लोग कत्ल हुए जो सिविलियन से, वो इनमें से किसी ने गोली चलाई। और फिर जब होश आई तो फिर हुकूमत ने कहना शुरू किया कि इनसे बातचीत की जाए। आपको अगर मालूमात नहीं है पूरी तरह तो ये बिला वजह ये कंस्पिरेसी थ्योरीज न चलाएं, इससे इंतशार पैदा होता है। ये शरपसंदी अच्छी चीज नहीं है हमारे। नहीं जनरल साहब, वो किसी लेवल पे भी अच्छी चीज नहीं है, किसी भी हवाले से भी अच्छी चीज नहीं है। शरपसंदी की बात नहीं हो रही, सिर्फ बात ही हो रही है कि मामलात को टाइमली हैंडल किया जाता। ये हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये शरारत आप फैलाने करें, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह आपको कह दूं। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब जी, देखिए बात किसी और तरफ निकल गई। जनरल साहब का शुरू का पॉइंट बिल्कुल ठीक था। एक FIR दर्ज हुई जो इनके अपने ही पीर अफजल कादरी साहब की तरफ से करवाई गई। मेरे अजीज़ दोस्त जवाद फैज़ी ने भी वैलिड पॉइंट किए, लेकिन वज़न जो है वो बरेलवी साहब की बात में भी है, चूँकि कल से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। और देखिए हुकूमत जब भी कोई इस तरह का काम करने जाती है, और स्पेशली मजहबी तंजीमों के मामले में, उसमें एक बाकायदा प्लान करती है, उसके बाद वे करती है कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। और यकीनन ये इस प्रोफाइल के लोगों को जब वो अरेस्ट करने जाती है तो सारा कुछ वो कैलकुलेट करके जाती है। अब मेरी समझ से भी ये चीज़ बालातर है कि वो एक नमाज जनाजा पढ़ा के साथ रिजवी आ रहे थे जब उन्हें वहदत रोड से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ्तारी के चंद मिनट बाद उनके मुख्तलिफ लीडर्स के ऑडियो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं कि जनाब कारकुन तैयार रहें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और कोई एक मैसेज ये सर्कुलेट नहीं हुआ कि कारकुन बाहर आ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ ही मिनट्स में देखते हैं उनके कारकुन जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हुकूमत की नाकामी मेरा ख्याल है ये है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि साथ रिजवी का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये भी एक माइंड बोगलिंग मिस्ट्री है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। अफजल कादरी साहब की आपके सामने FIR की बात भी हो गई, और इस वक्त कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है जो इस मिकदार में पूरे पाकिस्तान, यानी आप कराची, बलोचिस्तान, KP, पंजाब पूरा जो है वो जैम कर दिया गया। ये कौन से लीडर्स थे जिन्होंने वो मैसेजेस किए, कैसे उन्हें कन्वे किया गया, ये अभी तक मेरे लिए तो कम से कम माइंड बोगलिंग मिस्ट्री है। तीसरी बात ये कि देखिए पुलिस वालों के साथ जो तशद्दुद हुआ, ये अलग बात है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, पुलिस वाले भी हुए हैं। लाहौर में
एक मोहम्मद अफजल कांस्टेबल को बाकायदा किडनैप करके साइड पे ले जाके तशद्दुद किया गया और वो शहीद हो गया। और उसके नतीजे में साद रिजवी के खिलाफ अभी कुछ देर पहले, मतलब घंटा 2 घंटा पहले 302 की और टेररिज्म की FIR हुई हैं। अब देखा जाए तो इस मामले में इस वक्त तो गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट क्लैश में नहीं जा सकती। हाल तो यही है कि नेगोशिएशन की जाए। जागम खान साहब फरमाइएगा। देखिए सलमा, क्या इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन बच गया है इस बात के अलावा कि सख्त इक़दामात किए जाएं? मुझे इकबाल ने कहा था ना कि क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? क्या किसी और मॉडर्न रियासत में भी इस तरह होता है जो इस मुल्क में हो रहा है? देखिए, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जितने इंतहा पसंद, पाकिस्तान जितने ल्यूनेटिक फ्रिंज आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस तरह की ल्यूनेटिक फ्रिंज को, इंतहा पसंदों को ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी जाती। दुनिया भर में राइट्स होते हैं, लंदन में भी राइट्स हो जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास से चेक करके एक एक आदमी को अदालतें सज़ा सुनाती हैं। मुझे आप एक बंदा बता दें जिसे पिछले 40 साल में राइटिंग की सजा दी गई हो। 40 साल की बात, बड़े बड़े राइट्स देखे हैं। मुझे भी 30 साल सहाफत से हो गए, मेरे कोलीग भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जली, आधे आधे शहर जले। सही। तब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में राइटर्स को सजा दी गई। वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, और हर तरह की एलीट की बात है, एक तरह की एलीट की बात नहीं है, ये मजहबी तबके को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती है और फिर उसके हाथ में इस्तेमाल भी हो जाती है और ब्लैकमेल भी हो जाती है, उससे खौफजदा भी रहती है। इसी जमात को देखिए जो इस वक्त निकली हुई है। पिछली बार ये जब निकली थी, जो इस वक्त की हुकूमती पार्टी है उस वक्त इसकी सपोर्ट कर रही थी, तालियां बजा रही थी। आज आप देखिए जो आज की अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट देखिए, आज की अपोजिशन जो है वो तालियां पीट रही है। अगर आपने मुआहदा किया तो यू विल नियरली बाय टाइम, और अगली दफा इससे ज्यादा मसला खराब होगा। ठीक है, इसके साथ ही नाजरीन मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आने के बाद दीगर मामलात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत ने मुल्क में नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि रवा साल अक्टूबर में नई मरदमशुमारी का अमल शुरू होगा, जो मार्च 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो हमारा सवाल ये है कि शुमारी कराने का फैसला क्या दुरुस्त है? मुजाहिद बरेलवी साहब। देखिए, एक तो पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी कराने का ये कोई पता नहीं कि हम कब से सुनते चले आए हैं, लेकिन लास्ट मरदमशुमारी का हमें ज़रूर पता है कि बाज़ जो है वो सिंध के अजला और डिस्ट्रिक्ट और जो छोटे छोटे थे उनकी आबादी कहीं 2 गुना, कहीं 3 गुना, 4 गुना बढ़ गई थी। कराची के डिस्ट्रिक्ट, इस तरह बेशुमार ऐसी मरदमशुमारी के नाम पर, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टमेटिक तो है नहीं। जब अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हर आदमी के पास है जो वोट देता है, और इस वक्त जो आपको यही कहते हैं ना, जो करंट हमारे 2018 के इलेक्शन हुए, अगर उसी की बुनियाद पर आपके पास सिस्टमेटिक एक सिस्टम मौजूद है, तो एक तो आप पहले हमें वो बताइए कि क्या वहाँ पर है। कराची की आबादी कितनी है? यहाँ 2 करोड़ की आबादी है, और बदकिस्मती से यहाँ 50% आबादी बाहर के लोगों की है। उनका शनाख्ती कार्ड यहाँ भी है और वहाँ भी है, और आप क्या मरदमशुमारी का और इसका बात करती है। जनाब, आपको जनरल साहब को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद अख्तर साहब एक 2 नामों से बाकायदा रहते थे। उनकी जायदादें हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि इन जायदादों का किया क्या जाए। उसके कोई वारिस नहीं आ रहा उनका, यानी उन मौसूफ को शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, वो जायदादें भी यहाँ कराची में बैठ के खरीद रहे हैं, वो यहाँ रहते भी थे। तालिबान के अमीर जो मारे गए थे वहाँ पर पिछले जो ईरानी सरहद पर, इस तरह के हज़ारों जो है की तादाद में जो है ये डुअल नेशनलिटी वाले या करने वाले, ये मजाक है। ये जो आज मैं इवन ये कि मैं चलते थे आपको ये भी बता दूं, कोरोना में भी ये हो रहा है कि अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो वहाँ लोगों से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें आप पहले लाइन में लगा देंगे। या तो अब इतना जुल्म हो रहा है, यानी इस मरदमशुमारी और शनाख्ती कार्ड के नाम पर, जो जेनवन लोग हैं उनके पास अभी भी शनाख्ती कार्ड नहीं है,
और लाखों अफगानों के पास, बंगालियों के पास, रोहिंग्या के पास, दुनिया भर की वजह। मैं तो ये समझता हूँ कि मर्दमशुमारी का ये पूरा एक सियासी असिस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके नाम पर अब तक हमने देखा है कभी भी जेन्युइन कोई मर्दमशुमारी पाकिस्तान में नहीं हुई। अभी भी लाखों की तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड हैं, लाखों के लोग जो हैं गैर मुल्की अब यहाँ पर आके बस गए। तो मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ एक सिवाय सफाकाना सियासी मजाक है मोहतरम असद उमर साहब का कौम के साथ। ठीक है जनरल साहब, एक तो जाली शनाख्ती कार्ड का मामला बरेलवी साहब ने उठाया, दूसरी बात यह है कि असद उमर साहब कहते हैं कि हमारे पास अभी तक ऑडिट का कोई तरीका मौजूद नहीं है। अगर दोबारा भी मर्दमशुमारी होती है और एतराज़ात होते हैं तो हमारे पास कोई साइंटिफिक तहकीकात का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। क्या आइंदा ये मुमकिन बना पाएंगे इसको? देखिए, ये हमेशा ही मुतनाज़ा रही और आइंदा भी मुतनाज़ा रहेगी। उसकी बुनियादी वजह लोगों के अपने सियासी मकासद हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डिवीजन बनती कॉन्स्टिट्यूएंसी की और वोटों के इंदराज होता है इसकी बुनियाद पे। बावजूद इसके कि अदारा शुमारिया जब ये आपको डिटेल्स देता है तो बहुत सारी प्लानिंग भी, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट करनी है किसी इलाके में, या आपने वर्किंग करनी है अपने लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम में कोई और, तो वो बहुत सारा कोई डिपेंडेंट है कि अपनी प्लानिंग जो है वो इन फिगर्स के ऊपर हो। लेकिन मुझे पता है कि कराची में जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, खास तौर पे जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त वो सारी मर्दमशुमारी और कॉन्स्टिट्यूएंसी, उससे पहले जो मर्दमशुमारी हुई उसके रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए थे क्योंकि मुतनाज़ा थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई इस तरह के MQM को उसका फायदा पहुंचे। नतीजा ये कि अब जब आपने ये नई मर्दमशुमारी की और वो चीजें अंडू होनी शुरू हुई तो वहां पे कराची वालों ने शोर मचा दिया। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिन सियासी लोगों के ऊपर वो ज़क आ रही है, जिनके वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कमजोर हो रही हैं, वो आबादी के उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप 9-0 और उन इलाकों में जाके देखें कि घर है जिसमें कि 4 लोग रहते हैं, 50-50 लोग रजिस्टर्ड हैं वहां पे आबादी के नुक्ता निगाह से। तो ये एक ऐसा जहां हम ईमानदाराना तरीके, जैसे और चीजों में हम ईमानदाराना काम नहीं करते, इसमें भी वो बेईमानी शामिल है। जो बरेलवी साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। मुझे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की शिकायत मेरे पास मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन के एक सोर्स के जरिए कोयटा से, कि महमूद खान अचकज़ई की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सारे वोटर्स जो हैं ज्यादातर वो अफगानी हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की शिकायत आपके ख्याल में मौजूद है? जनरल साहब, माजरत चाहूंगी कता कलामी के लिए वक्त कम बचा है, मुझे आगे बढ़ना होगा। मुबश्शिर बुखारी साहब, देखिए जारी ले सकते हैं ID कार्ड, तो आप सब कुछ करा सकते हैं। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब। जी देखिए, हकीकत तो यही है कि मर्दमशुमारी एक तो मुसलसल कंट्रोवर्सी का शिकार भी रही, और साथ में जिस तरीके से जितने गैप्स के बाद होनी चाहिए, चूँकि हमारी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ती है तो एक ख़ास वक्त के बाद जो है मर्दमशुमारी रेगुलरली होनी चाहिए थी। अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस होती तो शायद इतनी कंट्रोवर्शियल ना होती। एक बात तो ये है, अभी भी मैं महसूस करता हूँ चूँकि असद उमर साहब जब खुद ही डाउटफुल हैं क्रेडिबिलिटी के बारे में सेंसस की, तो फिर कौम का पैसा और वक्त का ज़िया क्यों कर रहे हैं। मैं इसकी ये जो पिछली मर्दमशुमारी हुई है उसकी ट्रांसपेरेंसी की मिसाल तो मैं इस तरह देता हूँ कि मुझे उसमें शुमार ही नहीं किया गया, ना ही मेरे घर को शुमार किया गया, और मैं मुसलसल इस ताक में रहा कि कब आएंगे और कब करेंगे। और जब मैंने एक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा जी आपका रिकॉर्ड नादरा से लिया जाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट कि नादरा के पास ID कार्ड्स मौजूद हैं, एक बे फॉर्म होता है जिसमें सब बच्चों की डिटेल्स होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको लेके अगर आप कंपैरिजन करें मर्दमशुमारी के साथ तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसमें पूरी कौम का इत्माद हो। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे डाउट है उन सबको वहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। मर्दमशुमारी की जरूरी है। ज़ैगम खान साहब, चंद माह कबल डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग की सरबराही में एक टेक्निकल टीम भी बनाई गई थी जिसने कुछ डिसीजंस लेने थे, कुछ तहकीकात करनी थी, लेकिन अभी तक खातिर खा उसमें से भी कोई आउटकम नहीं निकल सका। यही सबसे ज्यादा अफसोसनाक और परेशान कुन बात है कि ये जो फैसला किया गया है इसकी बुनियाद क्या है। देखिए 2017 में कोई 19 साल के बाद पाकिस्तान ने सेंसस का मर्दमशुमारी का अमल किया, और आपको मालूम है कि एक कौम की प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन कितनी अहम बात है कि किस इलाके को कहाँ पर ज़्यादा वसाइल खर्च किए जाएं, उसका तमाम तरह नसार मर्दमशुमारी पर होता है। और पाकिस्तान को 20 साल तक पता नहीं था कि पाकिस्तान की कितनी आबादी है, कितनी बड़ी है, पाकिस्तान के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या हैं, और इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि इस मर्दमशुमारी के बाद भी हमें पता नहीं है।
देखिए, मरदमशुमारी पाकिस्तान में एक इख्तलाफी मसला रही है और रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेटिंग यूनिट्स को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो मरदमशुमारी की बुनियाद पर मिलते हैं। और पाकिस्तान मल्टी एथनिक भी है, बहुत सी ज़ुबानें भी यहाँ लोग बोलते हैं, बहुत से कल्चर्स भी हैं, और तमाम का ये दावा रहेगा कि हमारी आबादी जो गिनी गई है उससे ज़्यादा है। ये इसलिए ताकि उनको ज़्यादा वसाइल मिले। अब जो पिछली मरदमशुमारी हुई उस पर 2 जगहों से बुनियादी तौर पर एतराज़ात आए। एक कराची से MQM ने एतराज़ किया और दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने एतराज़ किया। मैंने उस वक्त एक सोशल साइंस के अदना तालिब इल्म के तौर पर बड़े गौर से देखा। यकीन जानिए, मुझे उसमें कोई बड़ा जो है वजनी एतराज़ नज़र नहीं आया। जिन ज़िलों की बात की गई थी वो ज़िले या तो आधे कर दिए गए थे, तकसीम कर दिए गए थे, और ज़िले का जो कंपैरिजन था उसमें बहुत बड़े मसले थे। लाहौर की मिसाल दी जा रही करना मेन चीज है और बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमारे सामने मौजूद है। ठीक है जैकब खान साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। जवाद फैजी साहब, देखिए, अभी जनरल साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना कि कराची के अंदर मुशर्रफ दौर में जो हुआ, फिर उसके बाद 2017 में इतने साल बाद मरदमशुमारी हुई, बल्कि मर्दोजन शुमारी हुई, और उसके बाद अब भी अगर असद उमर साहब अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और उन्हें यकीन नहीं है जिस तरह ब्रादर मुबशर बुखारी कह रहे थे, तो फिर तो सबसे पहले जो कोर इश्यूज़ हैं उस पर इकाई दिखानी होगी। अपोजिशन के साथ बात कीजिए, मुंतज़मीन जो हैं उनको यकसू होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुल्क हो, जब तक उसे पता ना हो कि बंदे हमारे हैं कितने, वसाइल कितने हैं, जवाब देते जल्दी से, टाइम बहुत कम है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होगा जब तक ये यकसू नहीं होंगे और वो वाली चीज़ें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी जो मुशर्रफ दौर में दोहराई गई थी। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और आकर कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM में शमूलियत का मशवरा दिया है। क्या दोनों जमातें ओपोजिशन इत्तेहाद में वापस आएंगी? मुजाहिद बरेवली साहब, वहाँ ये हाल के बस हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक, जैकब खान साहब, नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मौलाना ने कोई फेस सेविंग देने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये कहा कि वे वापस आ जाएं, और उन्होंने जो कुछ कहलवाया है गफूर हैदरी के थ्रू, उससे लगता नहीं है कि कोई सीरियस एफर्ट वो करने वाले हैं। ठीक है जनरल साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वापसी होगी। मेरा ख्याल है जो कुछ होना था हो चुका। ठीक है जवाद फैजी साहब, नहीं, कुछ लो और 2 के तहत आ सकते हैं वापस। ओके, मुबशर बुखारी साहब, मेरा भी ख्याल है सियासत में हरफ आखिर कोई बात नहीं होती, वापसी इनकी हो सकती है। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों ने अपनी आरा का इजहार किया। नाज़रीन, इसके साथ का वक्त खत्म हो गया है। न्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।